सवाल ये भी है, पूछता है इंडिया में, कि क्या जेनजी की क्रांति अब बिखर गई है? कई गुट एक साथ उभरते हुए नजर आते हैं। सवाल ये भी है कि सत्ता की भूख ने इस आंदोलन को क्या निगल लिया है? नेपाल का अगला पीएम कौन होगा, ये सभी के मन में सवाल है। सुशीला या घिसिंग या फिर कोई और, क्योंकि कई और नामों की भी चर्चा बड़े स्तर पर जोरों शोरों से की जाने लगी है। यही वो तमाम सवाल हैं जो हम अपने खास मेहमानों के साथ में जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। और एक और बात जो अपने दर्शकों को ये भी बताते चले कि फिलहाल अभी जो नेपाल की स्थिति है वो सेना के हवाले ही नजर आती है। बार बार यही बात की जा रही है, क्या पाकिस्तान के जिस तरह से हालात हैं वो एक तरह से सेना के कंट्रोल में पाकिस्तान है, क्या नेपाल भी वैसे ही हो जाएगा? दूसरी तरफ एक बात ये भी बार बार कई लोग कहते हैं कि नेपाल का चीन के सामने नतमस्तक हो जाना, पाकिस्तान का नेपाल में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो जाना, यही खासतौर से नेपाल की इस स्थिति के लिए एक बड़ा जिम्मेदार ये कदम रहा है। ये भी बात लगातार उठती नजर आती है। मेरे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है, आइए जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल जी जुड़ रहे हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ में इस दौरान जुड़ रखे हैं रिटायर्ड कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ में नेपाल की पत्रकार एंजिना कार्की जी भी जुड़ रखी हैं। साथ ही साथ नेपाल से ही हमारे साथ में जुड़ रखे हैं आरएनएसएस के केंद्रीय सदस्य डॉक्टर राजीव झा भी हमारे साथ में इस समय जुड़ रखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत एंजना जी आप ही से करने की कोशिश कर रही हूँ। ज़रा आप वहाँ की स्थिति को बखूबी बता पाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है इस दौरान नेपाल में? क्योंकि नेपाल में कहा जा रहा था जेनजी प्रदर्शन है और अब अगला प्रधानमंत्री, अगली सरकार कैसी होगी ये यहाँ के युवा ही तय करेंगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे इस आंदोलन का चेहरा कोई है नहीं, अपने आप में मल्टीपल इतने ग्रुप्स हो चुके हैं, कोई एक पक्ष के लिए तैयार नहीं होता, कोई दूसरा लगातार उसका विरोध करता रहता है। आखिर कैसे समाधान निकाला जा रहा है नेपाल में? आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। क्या है कि वातावरण तो बहुत नियंत्रण में है। आज से तो इतना आंदोलन का माहौल नहीं है, आंदोलन नहीं है। लेकिन क्या है कि अभी सवाल सरकार कैसे बनेगा, सरकार किसके हाथ में जाएगा। एक सवाल क्या है कि जैन जी का लगातार वो भैरवनाथगढ़ में मीटिंग चल रहा है, वो जंगी अड्डा में जहां आर्मी चीफ का हेडक्वार्टर है वहां मीटिंग चल रहा है, अंदर बाहर जहां तक मीटिंग चल रहा है। लेकिन मीटिंग का कोई वो नहीं आया, पर्पस नहीं है, मीटिंग का मेन एजेंडा मकसद वो पूरा नहीं हुआ। तो क्या है कि फर्स्ट में मैंने आपको बहुत दिन से ये कह रहा हूँ कि यहाँ के ये जो आंदोलन है जैन जी के नाम से बहुत घुसपैठ चल रहा है, अभी भी घुसपैठ चल रहा है। आज का स्थिति भी क्या है, जैन जी बीच आपस में मुठभेड़ लड़ाई भी हुआ था, पीटमार भी हुआ था। वहां भी स्थिति नियंत्रण लेने के लिए भी सेना को भी मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार नहीं बनेगा तो सैनिक के हाथ में देश जाएगा, तो दल का भी एक आज भी दल का एक जो तीन दल है, माओवादी, कांग्रेस, एमआलए का, वो भी ये संविधान जगाने के लिए संविधान के परिधि में जाके ये संविधान के वो परिधि में बैठकर नए सरकार बनाने के लिए भी दल ने अपील कर रहा है। लेकिन ये जो जेनजी है वो नहीं मान रहा है, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ में जो रूलिंग पार्टी है राप्रपा, वो जो संसद में थे इससे पहले सब पहले इस्तीफा दिया, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, वो दोनों दल ये संविधान के खिलाफ में है, मधेशवादी संविधान के खिलाफ में। संविधान दल के अभी क्या मांग है कि संविधान ये इसका संविधान को फाड़ना है, संविधान को जलाना है, दूसरा संविधान निर्माण करना है। सिर्फ तीन दल के लिए ये संविधान है। यहाँ भी ये वो डिस्कशन तो चल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी डिस्कशन किससे करना है, लीडर कौन है, जेनजी का मेन आदमी कौन है, इसके पीछे क्या छुपा है, अभी तक किसको पता नहीं चला। तो ये राज क्या है, इसके पीछे हिडन चीज क्या है, सबसे सब प्रॉब्लम यही है। सरकार अभी तक नहीं बनेगा क्योंकि सबका नाम एक्सपोज हो रहा है। सुशीला कार्की का नाम आया था, इससे पहला मैं आपको थोड़ा उस हिस्ट्री में जाऊंगा कि इससे पहला राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का अध्यक्ष रवि लामिछाने का भी बहुत नाम आया। तो उसके बाद में उसका बेइज्जती कर दिया सामाजिक संजाल में। उसके बाद सुशीला का आया, अभी उसका भी बेइज्जत हो रहा है। दूसरे कुलमान घिसिंग का आ रहा है, जो कार्यकारी निर्देशक है विद्युत प्राधिकरण का, उसका भी अभी बिजली ऑफिस का वो कार्यकारी निर्देशक था, अभी वो रिटायर वाला भी है, उसका भी नाम आ रहा है, वो भी बेइज्जत का है। जो
वो विभिन्न माध्यम से बहुत आदमी का चर्चा परिचर्चा चल रहा है, लेकिन वो आदमी हो सकता है कि नहीं जेनजी मानेगा कि नहीं, जेनजी कौन है, जेनजी में घुस पर चल रहा है। तो ये से कारण जेनजी भी पक्का भी नहीं है, उसका आप देख सकते हैं उम्र भी पक्का नहीं, जो सिर्फ स्टूडेंट यही लेवल का है। यही यही बात तो बहुत गंभीर हो जाती है, जो हम लगातार चर्चा भी करें अंजना जी, कि आखिर इन जो जेन जी जिन्हें हम कहते हैं, ये कहा जाए नेपाल के जो ये युवा पीढ़ी है, अब वो अपने हिसाब से सरकार बनाना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से संविधान तैयार करना चाहते हैं, वो अपने अनुसार ये तय करते हैं कि भाई हम जिस देश में रहते हैं वहाँ की सरकार कैसी हो, संविधान कैसी हो, हमारा भविष्य उनके हाथ में है और हम जैसा चाहें उस तरह का नेता हो। लेकिन आखिर डील किससे की जाए? हमारे साथ में डॉक्टर राजीव झा भी इस समय जुड़े हुए हैं, जो कि नेपाल से ही हैं, आरएनएसएस के केंद्रीय सदस्य हैं। डॉक्टर राजीव झा, आपसे मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसे समाधान कैसे निकल पाएगा? आखिर किससे कोऑर्डिनेट किया जाएगा? अभी तो ये जो पूरा आंदोलन है वो भी कई अलग अलग खंडों में बिखरा हुआ नजर आता है। किससे डील कर रही है अब यहाँ की सेना या फिर यहाँ का जो शीर्ष नेतृत्व है अब वो? थैंक यू। देखिए, जहाँ तक संविधान की बात है, तो अभी के माहौल में जो परिस्थितियां बनी हैं वो तो बयां करने लायक है नहीं, हर किसी को वो पता है। समाधान एक ही है हमारे नज़र में। जैसे कि आज की युवा पीढ़ी जो जनरेशन जेड के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने अंतिम पुस्ता का अपने आप को नाम दिया है, तो एक ही संविधान है कि उनका क्लियर एंड कट डिमांड ये था कि इस व्यवस्था को परिवर्तन किया जाए, स्टॉप करप्शन। करप्शन को लेकर के उन्होंने इस मूवमेंट का स्टार्ट किया था। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत सारे मीडिया में आई थी कि शेर बहादुर देउवा जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके घर में कितने सारे पैसे मिले, या ओली के घर में आपने देखा होगा कि बहुत सारे पैसे मिले। तो क्लियर एक लाउड एंड क्लियर एक मैसेज है कि जो करप्टेड हैं उनका नेतृत्व नहीं चाहिए। तो एक मांग ये भी बनती है, या एक समझने वाली बात ये भी है कि जब करप्शन के विरोध में जो युवा ने इतने तांडव मचाए, जिन युवा ने अपने जान का परवाह ना करते हुए एक परिवर्तन के लिए अपना जान आहुति दे करके यहाँ तक आए, तो क्या ये करप्शन में लिपटे हुए व्यक्ति द्वारा लादा गया, जबरन लादा गया 2072 का संविधान क्या मानेंगे वो? बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो एक ही यहाँ पे निकास तो एक ही देखा जा रहा है कि 1990 का, यानी 2047 विक्रम संवत 2047 का जो संविधान है, अगर उसको कार्यान्वयन कर दिया जाए तो उसमें क्या है कि धर्म, संस्कृति, राजा, प्रजा और दल सबका अटने वाला एक ही प्लेटफॉर्म है 1990 का कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेशक अभी का जो समाधान है वो ये हिंदू अधिराज्य राजा सहित का हिंदू राष्ट्र, जिसमें 1990 का कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख है, वही एक संविधान है अभी। लेकिन राजीव जी, मैं अपने बाकी गेस्ट का रुख करूं, जरा इसको आसानी से बताइए कि आखिर डील कौन कर रहा है इन युवाओं से, और इन युवाओं के कितने ग्रुप हैं, किस किस से डील किया जा रहा है? अभी का डील किनसे किया जाए, ये बड़ा अहम सवाल आपने पूछा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। अभी सेना के हाथ में जो अभी सत्ता गई है कहें, या समाधान के लिए नेतृत्व खोजने की जो तो उनको जो अधिकार दिया गया है, तो मेरी जहां तक समझ है वो सेना को भी समझना चाहिए कि बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं, इन बच्चों का ही सिर्फ ये डिमांड नहीं है, और बहुत सारे अभियान है, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे ग्रुप्स का उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्वमेंट था या सपोर्ट था। बहुत सारे, अगर आप इंजर्ड का अगर आप डाटा देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग इंजर्ड हुए हैं जो कि जनरेशन एक्स हैं, जनरेशन वाई हैं। तो इसलिए जो है अभी के स्थिति में सेना को भी हर लेवल से, हर समूह को टच करके, हर समूह से बात करके तभी समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि ये नेपाल की जो है भविष्य निर्माण करने की बात है। अभी तत्काल सीधे ये मतलब इमैच्योर तरीके से किसी को प्राइम मिनिस्टर बना देना या कुछ कर देना, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्रांति के ऊपर फिर प्रतिक्रांति होने की संभावना भी है। तो अभी जो है एक लाइन में ये समझा जा सकता है कि करप्टेड लोगों द्वारा लादा गया संविधान के विरुद्ध में ये एक मूवमेंट चला था। इसलिए जो करप्टेड है उनको तो खैर जो दंड विधान है उस हिसाब से जाना ही होगा, और जो करप्टेड लोगों ने जिस कॉन्स्टिट्यूशन को लादा था उस कॉन्स्टिट्यूशन का ही विरोध में ये जेन जेड का जो बड़ी बात हो जाती है। रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल जी का मैं रुख करना चाहूंगी। बंसल जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि किसी भी आंदोलन की जब शुरुआत होती है हम देखते हैं कि एक अलग तरीके का प्रदर्शन होता है, प्रदर्शन के बाद में बातचीत का जरिया निकालने की कोशिश की जाती है और उसके माध्यम से परेशानी को सुनकर समाधान करने की कोशिश की जाती है।
है। लेकिन ये कहा जाए कि फिलहाल नेपाल की स्थिति तो ये है कि यहाँ सुनने वाला कोई नहीं और समाधान के लिए चर्चा किससे की जाए वो भी कोई नहीं। बात की जा रही थी पहले कि जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बैन हुए उसका विरोध, उसके बाद में भ्रष्टाचार का विरोध, फिर यहाँ की सरकारों का विरोध, फिर यहाँ के संविधान का विरोध, और अब विरोध करने वाले ही खंड खंड हो चुके हैं। बार बार ये चर्चा होने लगी है कि ये जो पूरा आंदोलन था वो दूसरी दिशा में जाकर हाईजैक हो चुका है। थैंक यू नाना, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। अगर आप इसकी तह तक जाएं तो देखिए, ये जो एक प्रेसिपिटेट हुआ है, जो भीड़ तंत्र है, जो मोब है, उसको कोई समझ ही नहीं है। उन्होंने किसी को पीछे उनके था जिससे कि इस तरह की घटना हुई, अब कोई उनका चेहरा नहीं। जी जी। वो चेहरा ना होने से वो उनको कुछ समझ नहीं है। और लेकिन एक बात अच्छी ये है कि अभी आर्मी ने जो अपने संभाला है उसमें मैं देख रहा था कि आर्मी के हेडक्वार्टर के बाहर ही जो दो ग्रुप आपस में लड़ रहे थे, दो ग्रुप जो जैन जी वाले हैं यही आपस में लड़ रहे थे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये आई है, चाहे तो आप उसे सोशल मीडिया का कमाल देखिए कि जो भी उन्होंने एक वोटिंग की है, और वोटिंग में सबसे ज्यादा वोट जो है सुशीला कार्की को मिले हैं। पुलमन का भी नाम आ रहा है, पुलमन का। तो इसमें उन्होंने इतनी बात जरूर है, सुशीला कार्की ने जो ये लिखा है, शर्त रखी है कि मेरे पास में कम से कम 1000 लेटर आने चाहिए, साइन होने चाहिए, और 3500 जो है उनके पास में ऑलरेडी लेटर आ चुके हैं। तो बहुत अच्छा है ये। और इसमें ये बात होगी कि जो भी एक किसी को ये जिम्मेवारी दी जाएगी वो उसको फ्री होना चाहिए अपने एडवाइजर चूज करने के लिए। उसमें ऐसा नहीं है कि यंग जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो उसमें घुस जाएं और कुछ ठीक काम ना करें। एक बात भूल रहे हैं सब लोग कि ये जो अभी एक इंटरिम सरकार है, ये कोई डिसाइड नहीं करेगी, ये कोई जो है संविधान नहीं बनाएगी। ये तो एक अभी को संभाल करके एक इलेक्शन कराए जाएंगे। और इसमें जो समझदार है वो बालेन साहब है। बालेन साहब को मत भी कम मिले हैं, लेकिन जो पता लगा है, जो उनकी भावना, वो चाहते हैं कि भाई वो इससे दूर रहे। क्योंकि जो समझदार आदमी वो दूर इसलिए रहेगा कि ये जो ट्रांजिशनल पीरियड है इसमें कोई भी कुछ अच्छा करके नहीं दिखा सकता, और गलतियां जो भी होगा उससे होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो उसका फ्यूचर खत्म हो जाता है आगे का। तो बालेन साहब बड़ी अच्छा वो अपनी चालें चल रहे हैं कि उन्होंने अभी मना कर दिया है, जब इलेक्शन होगा उस समय वो इलेक्शन में आएंगे और एक परमानेंट खिलाड़ी के रूप में। हालांकि चाहे उनका इलेक्शन होता है या नहीं होता है, लेकिन ये एक अच्छी सोच है। तो इस प्रकार से सारे बातों को देखना, क्या संविधान होगा, पहला रहेगा, बात करें, ये सारी चीजें बहुत अभी इस समय जो है बहुत जल्दी है। अभी तो सबसे बड़ी बात जो दो बातों को है कि लॉ और ऑर्डर मेंटेन किया जाए, दूसरा जो है ये एक ठीक प्रकार से जल्दी चुनाव कराए जाए, और चुनाव में कोई अच्छे ऐसे जो नॉर्म्स बनाए जाएं, किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना, पुरानी पार्टी को टिकट देना या नहीं देना, ये सब देखा जाए। क्योंकि अगर पुरानी पार्टी को टिकट दिया जाता है तो लोग चुन के आ जाएंगे वही मैनिपुलेट करके, और जब मैनिपुलेट करके आएंगे वो भ्रष्टाचार बना रहेगा उसमें। तो इस तरह से देखते हुए, जो कि अब बिल्कुल प्रूव हो गया है कि चाहे वो पार्टी पक्ष में है या विपक्ष में है, सत्ताधारी है, सर, लेकिन अभी ये तो मुझे लगता है ये तो कांटो भरा ताज हो जाएगा। ये तो कांटो भरा ताज है, इसीलिए सब इससे बचने की भी कोशिश कर रहे हैं संजीव जी। लेकिन अभी हाल ही में हमने देखा कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री रहे हैं केपी ओली, उनकी तरफ से बाकायदा पत्र लिखकर ये कहा जाए कि वो खुद की नाकामियां दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को भी आड़े हाथों लेने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो मुझे लगता है कि अब जो नई सरकार का एक तरह से जो भी गठन होगा, जो नए प्रधानमंत्री होंगे, उनके लिए चुनौतियां तो कई होंगी, लेकिन भारत के साथ में उनके किस तरह से रिश्ते रहे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही वहां की जनता, वहां की युवा पीढ़ी बहुत अच्छे से समझती है। संजीव जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सर जी। हाँ, देखिए नैना जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो अभी तक नेपाल के प्रधानमंत्री रहे केपी शर्मा ओली जी, उन्होंने बड़े ब्लंडर्स किए हैं, जिसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। और जनता के असंतोष को, उनके रोष को, उनकी समस्याओं को, उनके दुख दर्द को समझने के बजाय, उसको एड्रेस करने के बजाय, जिस तरीके से उन्होंने युवाओं के मुंह पर पट्टियां लगाने का, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ताले जड़ने का जो कार्य किया, वो सबसे पहला ब्लंडर था। दूसरा ब्लंडर उन्होंने किया कि जब लोग ये जो जेनजी हैं वो जब सड़कों पे आए तो आपने उनके ऊपर एक निर्मम तरीके का बल प्रयोग किया। पहले ही दिन जो पुलिस की जो फायरिंग में 20 लोग मारे गए,
500 से भी ज्यादा लोगों के घायल होने की रिपोर्ट थी। अनेकों युवा क्रिटिकली इंजर्ड हैं। अभी भी अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। और जाहिर है कि ये जो दूसरा ब्लंडर उन्होंने बल प्रयोग करके किया, और जिसका कि परिणाम ये हुआ कि उनकी सरकार गिर गई और वो अब जाहिर है कि सत्ता से बाहर हो चुके हैं, बेदखल हो चुके हैं। लेकिन ऐसा लगता है नैना जी कि अभी भी जो केपी शर्मा ओली हैं, वो अपनी विफलताओं का जो ठीकरा है वो अन्य भारत के ऊपर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अन्य लोगों पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि उनका जो मस्तिष्क भ्रम है, जी सर, जो भ्रष्ट देखिए केपी ओली के ऊपर खुद कई आरोप लगते रहे। वो खुद ही लगातार ये कहा जाता रहा कि भाई वो यहाँ की समस्याओं को नहीं समझ पाए, युवाओं की जो समस्या बेरोजगारी सबसे बड़ी थी उसको सॉल्व नहीं कर पाए, भ्रष्टाचार उनके कार्यकाल में चरम पर रहा, जो तमाम परेशानियां हैं वो चरम पर रही। और क्या यही वजह कहा जाए सुदर्शन जी, जिस तरह से हम पिछले कुछ वक्त से देखते रखे हैं कि केपी ओली का सीधे सीधे चाइना के सामने कहा जाए पूरी तरह से सरेंडर होना, उनके सामने नतमस्तक हो जाना, चीन से जब लौटते हैं उसके बाद में एप्लीकेशंस पे बैन लगा देना, ऐसी एप्लीकेशंस जो चाइना ओरिएंटेड नहीं है, जो चीन ओरिएंटेड है वो एप्लीकेशंस तो यथावत हैं।